दोस्तों नमस्कार, ये है मार्गदर्शन फॉर सिविल सर्विसेज। मैं अनुराग चौधरी। दोस्तों आज की वीडियो में हम पढ़ेंगे राजनीति विज्ञान का महत्वपूर्ण टॉपिक संप्रभुता यानी सॉवरेनिटी। इसमें आप जानेंगे संप्रभुता का अर्थ क्या है, विभिन्न विचारकों द्वारा इसकी कौन कौन सी परिभाषाएं दी गई हैं, संप्रभुता के लक्षण और विशेषताएं कौन सी हैं, और अंत में आप जानेंगे संप्रभुता या प्रभुसत्ता के विभिन्न रूप कौन से हैं। ये वीडियो स्नातक और परास्नातक स्तर के विद्यार्थियों के साथ प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करने वाले अभ्यर्थियों के लिए बेहद महत्वपूर्ण है। इसमें हम उन महत्वपूर्ण तथ्यों और कथन को अंडरलाइन करते चलेंगे जो आपके परीक्षाओं की दृष्टि से बेहद महत्वपूर्ण होगा। आप उनको अच्छे से तैयार कर लीजिएगा, याद कर लीजिएगा, ताकि जब ये प्रश्न परीक्षाओं में पूछे जाएं तो आप उनको सही सही अटेम्प्ट कर सकें। तो आइए शुरू करते हैं। महत्वपूर्ण टॉपिक संप्रभुता या प्रभुसत्ता। दोस्तों जब हम संप्रभुता की बात करते हैं तो एक विचारक हैं जीन बोंदा। जीन बोंदा का नाम आता है। जीन बोंदा के द्वारा संप्रभुता की परिभाषा इस प्रकार दी गई है कि संप्रभुता नागरिकों और प्रजाजनों के ऊपर वह परम शक्ति है जो कानूनों से नियंत्रित नहीं है। सबसे पहले जीन बोंदा ने संप्रभुता की ये महत्वपूर्ण परिभाषा दी है कि संप्रभुता नागरिकों और प्रजाजनों के ऊपर वह सर्वोच्च शक्ति है जो कानूनों से नियंत्रित नहीं है। प्रभुसत्ता या संप्रभुता राज्य यानी स्टेट का अनिवार्य तत्व है। आपने पढ़ा है कि राज्य के 4 आवश्यक तत्व होते हैं: जनसंख्या, भूभाग, सरकार और संप्रभुता। इसमें संप्रभुता या प्रभुसत्ता राज्य का अनिवार्य तत्व है। गार्नर, J.W. गार्नर के अनुसार प्रभुसत्ता राज्य की ऐसी विशेषता है जिसके कारण वो अपनी इच्छा के अलावा और किसी चीज़ से नहीं बंधा रहता और अपने आप के अलावा किसी अन्य शक्ति से सीमित नहीं होता है। संप्रभुता की परंपरागत परिभाषाएं घुमा फिराकर इसी विचार को व्यक्त करती हैं। संप्रभुता प्रजाजनों के ऊपर, नागरिकों और प्रजाजनों के ऊपर वो सर्वोच्च शक्ति है जो कानूनों से नियंत्रित नहीं रहती है, और प्रभुसत्ता राज्य का वो आवश्यक तत्व या लक्षण है जिसके कारण राज्य अपनी इच्छा के अलावा या दूसरे की पराधीनता स्वीकार नहीं करता है, किसी चीज़ से बंधा नहीं रहता और अन्य शक्ति से सीमित नहीं होता है। जो प्रभुसत्ताधारी है या सॉवरेन है, चाहे कोई मुकुटधारी नरेश यानी क्राउन्ड प्रिंस हो, मुख्य कार्यकारी या चीफ एग्जीक्यूटिव हो, या कोई सभा यानी असेंबली हो, वो केवल अपनी इच्छा यानी अपने सेल्फ विल से कानून की घोषणा कर सकता है, आदेश जारी कर सकता है और राजनीतिक निर्णय कर सकता है। ये कानून, आदेश और निर्णय उसके अधिकार क्षेत्र में आने वाले सब लोगों या समूहों और संगठनों के लिए बाध्यकारी होते हैं। वास्तव में राज्य की सर्वोच्च कानूनी सत्ता के विचार को प्रभुसत्ता की संकल्पना के आधार पर ही स्थापित किया जा सकता है। तो जो प्रभुसत्ताधारी है या जिसमें संप्रभुता निहित है वो नरेश हो सकता है, कोई चीफ एग्जीक्यूटिव यानी मुख्य कार्यकारी हो सकता है, कोई सभा हो सकती है जो अपनी इच्छा से कार्य करती है, दूसरे की इच्छा से नहीं। दोस्तों प्रभुसत्ता या संप्रभुता की संकल्पना प्रभुसत्ताधारी की इच्छा को सर्वोच्च शक्ति के रूप में मान्यता देती है। इसलिए प्रभुसत्ता एक असीम और अस्थायी परम शक्ति है। ये आप जरूर याद रखिएगा। प्रभुसत्ता की संकल्पना प्रभुसत्ताधारी या जिसके अंदर या जिसके पास संप्रभुता होती है उसकी इच्छा को सर्वोच्च शक्ति के रूप में मान्यता देती है। इसलिए संप्रभुता एक असीम और अस्थायी परम शक्ति है। इसका अर्थ ये नहीं कि संप्रभुता का प्रयोग करते समय विवेक से काम नहीं लिया जाता या प्रचलित रीति रिवाजों, सामाजिक मूल्यों, न्याय या सामान्य हित के विचार को ध्यान में नहीं रखा जाता। इसका अर्थ केवल ये है कि इन सब बातों का अर्थ लगाते समय प्रभुसत्ताधारी को किसी दूसरी सत्ता या संगठन से सलाह नहीं लेना पड़ता है। दूसरे शब्दों में प्रभुसत्ताधारी जब न्याय या नैतिकता का पालन करता है तो वो स्वयं ये निर्णय करता है कि न्याय क्या है,
वो उचित अनुचित का निर्णय अपने विवेक से करता है, किसी दूसरे के निर्देश से नहीं। प्रभुसत्ता को मनमानी करने की शक्ति मानना बिल्कुल गलत है। तो एक तरह से देखा जाए तो जो कानून होते हैं, नियम या कानून होते हैं, वो प्रभुसत्ताधारी के अपने विवेक या अपने जो है किसी दूसरे के निर्देश या डायरेक्शन से नहीं, बल्कि अपने निर्णय या अपने विवेक से किया गया आदेश होता है। आइए जानते हैं संप्रभुता यानी प्रभुसत्ता का अर्थ क्या है और विचारकों द्वारा उसकी परिभाषाएं क्या दी गई हैं। आपने कई बार पढ़ा होगा कि संप्रभुता को हिंदी में राजसत्ता, प्रभुसत्ता या संप्रभुता भी कहा जाता है। अंग्रेजी में इसको सॉवरनिटी कहा जाता है। सॉवरनिटी शब्द लैटिन भाषा के सुप्रेनस शब्द या सुपर एनस शब्द से मिलकर बना है, जिसका अर्थ होता है सर्वोच्च शक्ति। राजसत्ता राज्य का विशेष लक्षण होता है और राज्य को बनाने वाले 4 तत्वों में सबसे महत्वपूर्ण तत्व होता है। तो संप्रभुता राज्य के इच्छा को व्यक्त करता है और ये राज्य का सबसे महत्वपूर्ण तत्व या प्राण तत्व होता है। और आप जान लीजिए, संप्रभुता लैटिन भाषा के शब्द सुपर एनस से बना है, जिसका अर्थ सर्वोच्च शक्ति होती है। प्रभुसत्ता के 2 पहलू हैं, 2 प्रकार की होती है, एक आंतरिक यानी इंटरनल और दूसरी बाहरी यानी एक्सटर्नल। तो संप्रभुता 2 प्रकार की होती है, आंतरिक संप्रभुता और बाह्य संप्रभुता। आंतरिक संप्रभुता का अर्थ है कि राज्य के अंदर रहने वाले सभी व्यक्ति या संस्थाएं क्या हैं, उसके अधीन हैं। यानी आंतरिक संप्रभुता का अर्थ होता है कि राज्य के अंदर रहने वाले सभी व्यक्ति और संस्थाएं उसके पूर्ण अधीन होते हैं। यदि वे राज्य की आज्ञा का पालन न करें तो राज्य को उन्हें दंड देने का पूरा अधिकार है। और इस विषय में प्रोफेसर हेराल्ड लास्की ने लिखा है कि राज्य अपने प्रदेश के सब मनुष्यों तथा समुदायों को आज्ञा प्रदान करता है और उसे उनमें से कोई आदेश नहीं देता है। उसकी इच्छा पर किसी प्रकार का कानूनी प्रतिबंध नहीं होता है और किसी विषय में अपनी इच्छा प्रकट कर देने से ही वह उसका अधिकारी हो जाता है। तो जो संप्रभुताधारी है उसकी इच्छा ही कानून है। दूसरा ये है बाह्य संप्रभुता। तो बाहरी संप्रभुता का अर्थ है कि राज्य किसी बाहरी देश या संस्था के अधीन नहीं है। प्रत्येक राज्य को व्यापारिक संधियां, सैनिक समझौते करने का पूर्ण अधिकार होता है और प्रत्येक देश को ये अधिकार होता है कि वो अपनी विदेश नीति किसी भी तरह चलाए, चाहे वह किसी के साथ गुटबंदी करे, किसी के साथ संधि करे, समझौता करे। बाहरी राज्य सत्ता का अर्थ यही है कि जो राज्य पूरी तरह से बाहरी दबाव या बाह्य समझौते से स्वतंत्र होता है। इससे तात्पर्य राष्ट्रीय स्वतंत्रता से है। तो प्रोफेसर लास्की का कहना है कि आधुनिक राज्य प्रभुत्व संपन्न राज्य है, इसलिए ये अन्य राष्ट्रों के सामने स्वतंत्र होता है। वो उनकी अपनी इच्छा बिना किसी बाहरी प्रभाव के बतला सकता है। इससे सिद्ध होता है कि राज्य बाहरी और आंतरिक रूप से पूर्ण संप्रभुताधारी होता है। तो ये आपने देख लिया आंतरिक संप्रभुता और बाह्य संप्रभुता क्या है। आंतरिक संप्रभुता का अर्थ ये है कि राज्य की सत्ता जो है अपने देश की सीमा के भीतर रहने वाले सभी नागरिकों और प्रजाजनों पर लागू होती है। बाह्य संप्रभुता का अर्थ होता है कि राज्य अपनी विदेश नीति के अंतर्गत या विदेश नीति के लिए पूरी तरह स्वतंत्र होता है, उस पर किसी अन्य राज्य या राष्ट्र का कोई दबाव नहीं होता है। अब आइए विचारकों द्वारा संप्रभुता या प्रभुसत्ता की जो परिभाषाएं दी गई हैं उनको समझने का प्रयास करते हैं। तो संप्रभुता के बारे में जो परिभाषाएं हैं उसमें एक विचारक हैं जेलिनेक। जेलिनेक कहते हैं कि राजसत्ता या प्रभुसत्ता राज्य का वह गुण है जिसके कारण वो अपनी इच्छा के अतिरिक्त किसी दूसरे की इच्छा या बाहरी शक्ति के आदेश से नहीं बंधता है। ह्यूगो ग्रोसियस इनके अनुसार प्रभुसत्ता किसी में निहित वो सर्वोच्च राजनीतिक शक्ति है जिसके कार्य किसी दूसरे के अधीन न हो और जिसकी इच्छा का उल्लंघन न कर सके। बोदा यानी बोदिन के अनुसार प्रभुसत्ता नागरिकों तथा प्रजाजनों के ऊपर वो सर्वोच्च शक्ति है जो कि कानूनों से नियंत्रित नहीं है
और इसी तरह एक परिभाषा डिग्विट के द्वारा दी गई है, जो कहते हैं कि प्रभुसत्ता राज्य की आदेश देने वाली वह शक्ति है, वो राज्य के रूप में संगठित राज्य की इच्छा है और ये राज्य की भूमि में रहने वाले सब व्यक्तियों को बिना शर्त आज्ञा देने का अधिकार है। इसी तरह बर्गेस के द्वारा प्रभुसत्ता की परिभाषा दी गई है कि प्रभुसत्ता प्रत्येक प्रजाजन और उसके समुदायों पर राज्य की मौलिक, निरंकुश तथा असीमित शक्ति है। पोलाक ने प्रभुसत्ता की परिभाषा दी है कि प्रभुसत्ता वह शक्ति है जो न तो क्षणिक है, न किसी दूसरे द्वारा दी गई है और न वह किसी ऐसे नियमों के अधीन है जिन्हें वह बदल न सके। विलोबी कहते हैं कि प्रभुसत्ता राज्य की सर्वोपरि इच्छा होती है। ये सबसे आसान परिभाषा है। प्रभुसत्ता या संप्रभुता राज्य की सर्वोच्च इच्छा है, ये विलोबी का कथन है। लास्की ने प्रभुसत्ता को परिभाषित करते हुए कहा है कि प्रभुसत्ताधारी वैधानिक रूप से प्रत्येक व्यक्ति और समुदाय से उच्चतर है। वो सभी को अपनी इच्छानुसार कार्य करने के लिए बाध्य कर सकता है। और वुड्रो विल्सन के अनुसार प्रभुसत्ता वह शक्ति है जो प्रतिदिन क्रियाशील रहकर कानून बनाती है और उनका पालन कराती है। तो ये जो परिभाषाएं हैं, ये प्रभुसत्ता या संप्रभुता की ये परिभाषाएं हैं। इनके आधार पर हम कह सकते हैं कि प्रभुसत्ता राज्य की सर्वोच्च शक्ति है। ये आंतरिक और बाह्य दोनों हो सकती है। ये असीमित होती है, अस्थायी होती है। इस पर सैद्धांतिक दृष्टि से कोई रुकावट नहीं लगाई जा सकती है। तो ये जो है परिभाषाओं के आधार पर आप संप्रभुता को समझ सकते हैं। आइए देखते हैं संप्रभुता का ऐतिहासिक विकास किस तरह से हुआ है। दोस्तों, प्रभुसत्ता के पारंपरिक सिद्धांत का निरूपण अनेक विचारकों की कृतियों में देखने को मिलता है। क्या क्या? 16वीं शताब्दी में जीन बोदा ने, जिनका समयकाल 1530 से 1596 रहा। 17वीं शताब्दी में ह्यूगो ग्रोसस ने, इनका समयकाल 1583 से 1645 था। टॉमस हॉब्स 1588 से 1679 और जीन जैक्स रूसो ने 1712 से 1778 और 19वीं शताब्दी के महत्वपूर्ण विचारक जॉन ऑस्टिन, जिनका समयकाल 1790 से 1859 था, इस सिद्धांत को बहुत स्पष्ट रूप से प्रतिपादित किया है। और ऐसा माना जाता है कि इस सिद्धांत का उद्भव 16वीं शताब्दी में हुआ। उन दिनों मध्ययुगीन मान्यताएं और संस्थाएं लुप्त हो रही थीं। राष्ट्रीय और राजतंत्री राज्य का उदय हो रहा था। प्रभुसत्ता का सिद्धांत इसी राज्य का औचित्य स्थापित करने के उद्देश्य से प्रस्तुत किया गया। एक सशक्त राष्ट्रीय राजतंत्र यानी पावरफुल नेशनल मोनार्की की स्थापना के लिए दो तरह के विचारों का खंडन आवश्यक था। एक तो ये कि पोप की सत्ता राष्ट्रीय राज्य के अधिपति या नरेश के ऊपर होती है। दूसरा ये कि राज्य के भीतर नरेश की शक्तियाँ सामंत, सरदारों, स्वशासी नगरों या स्वायत्त श्रेणियों के अधिकारों की वजह से कुछ न कुछ सीमित होती हैं। यही कारण था कि फ्रांस में राष्ट्रीय राजतंत्र का उदय होने पर जीन बोदा ने अपनी प्रसिद्ध कृति द रिपब्लिक यानी 6 बुक कंसर्निंग रिपब्लिक के अंतर्गत राज्य को परिवारों और उनकी मिलीजुली संपदा का ऐसा संगठन बताया जहां एक सर्वोच्च शक्ति और विवेक का शासन चलता है। उसने प्रभुसत्ता की ये परिभाषा दी कि ये नागरिकों और प्रजाजनों के ऊपर एक ऐसी सर्वोच्च शक्ति है जो कानून के बंधनों से बंधी नहीं होती है। ह्यूगो ग्रोसियस के अनुसार प्रभुसत्ता सर्वोच्च राजनीतिक शक्ति है। ये उस व्यक्ति में निहित होती है जिसके कार्यों पर किसी दूसरे का नियंत्रण नहीं होता है और जिसकी इच्छा का उल्लंघन कोई दूसरा नहीं कर सकता है। ये प्रभुसत्ताधारी है। बोदा, ग्रोसियस, हॉब्स, रूसो और ऑस्टिन ने राज्य और प्रभुसत्ता का जो सिद्धांत प्रस्तुत किया है उसका सामान्य और महत्वपूर्ण लक्षण ये विचार था कि राज्य समाज की एक सारभूत संस्था है। राज्य एकमात्र ऐसी संस्था है जो समाज के लिए कानून बनाती है। मनुष्य के हित तो कहीं एक से होते हैं, कहीं एक दूसरे के विरोधी, लेकिन राज्य की छत्र छाया में वे मिलजुल कर और विवेकपूर्ण ढंग से जी सकते हैं, जीवन यापन कर सकते हैं।
इस स्थिति का स्वाभाविक परिणाम ये है कि कानून की दृष्टि से राज्य की सत्ता अनन्य, सर्वोच्च और असीम होती है। यही कारण है कि ऑस्टिन के प्रभुसत्ता सिद्धांत को मोनिस्टिक थियरी या एकलवादी सिद्धांत कहा जाता है। देखिए, ये बहुत ही महत्वपूर्ण है आप सभी के लिए। अब आइए प्रभुसत्ता के लक्षण और विशेषताओं को जान लेते हैं कि संप्रभुता के कौन कौन से प्रमुख लक्षण या विशेषताएं हैं। तो प्रभुसत्ता के जो 6 प्रमुख लक्षण हैं, पूर्णता यानी ये एब्सोल्यूट होती है, सार्वभौमिकता यानी प्रभुसत्ता सार्वभौमिक होती है, अदेयता यानी ये किसी को दी नहीं जा सकती, ये परमानेंट होती है यानी प्रभुसत्ता अस्थायी होती है, अविभाज्यता यानी इसका विभाजन नहीं किया जा सकता, और अनन्यता यानी ये एक्सक्लूसिव होती है। तो ये प्रभुसत्ता के प्रमुख लक्षण और विशेषताएं हैं जिनके बारे में हम बात करेंगे। सबसे पहले पूर्णता यानी ये एब्सोल्यूट होती है। तो प्रभुसत्ता एक पूर्ण और असीम शक्ति है, ये किसी अन्य शक्ति पर आश्रित नहीं होती। राज्य के भीतर सभी व्यक्ति और उनके समूह प्रभुसत्ताधारी के अधीन होते हैं और राज्य के बाहर भी प्रभुसत्ताधारी को अपने राज्य के संदर्भ में सर्वोच्च माना गया है। अन्य कोई राज्य न तो उसके मामलों में हस्तक्षेप करता है, न किसी बात के लिए विवश कर सकता है, न अंतर्राष्ट्रीय संधियां या न समझौते ही प्रभुसत्ता को नष्ट कर देते हैं, क्योंकि कोई राज्य इन्हें अपनाने को बाध्य नहीं होता है। कोई अंतर्राष्ट्रीय संधि या समझौते राज्य की प्रभुसत्ता को नष्ट नहीं कर सकते हैं, और कोई भी अंतर्राष्ट्रीय संधि समझौता ये तभी तक मान्य होता है जब कोई सॉवरेन स्टेट यानी प्रभुसत्ता संपन्न राज्य उसका सम्मान करने को तैयार हो, उसको मानने को तैयार हो। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय अंतर्राष्ट्रीय कानून की व्याख्या तो कर सकता है, लेकिन उसे लागू करना उसके हाथ में नहीं है। वैसे देखा जाए तो प्रभुसत्ता का पारंपरिक सिद्धांत अंतर्राष्ट्रीय कानून को कानून की कोर्ट में रखने को तैयार नहीं है, क्योंकि वो किसी प्रभुसत्ताधारी की इच्छा को व्यक्त नहीं करता। इसीलिए अंतर्राष्ट्रीय कानून को प्रभुसत्ताधारी के जो संप्रभुता के परंपरागत विचारक हैं वो कानून की श्रेणी में नहीं रखते हैं। संप्रभुता का दूसरा प्रमुख लक्षण सार्वभौमिकता यानी यूनिवर्सलिटी है। तो प्रभुसत्ता राज्य के भीतर सभी व्यक्तियों, संस्थाओं और अन्य वस्तुओं में सर्वोच्च होती है। राज्य चाहे तो किसी विषय को अपने अधिकार क्षेत्र से बाहर रख सकता है, लेकिन कोई व्यक्ति या संगठन राज्य के अधिकार क्षेत्र से मुक्ति की मांग नहीं कर सकता। इसलिए राज्य के सीमा क्षेत्र के अंदर प्रभुसत्ता सर्वव्यापक, सार्वभौम और सार्वजनिक शक्ति है। राजनयिक मिशन को राज्य के अधिकार क्षेत्र से जो उन्मुक्ति या छूट मिलती है वो अंतर्राष्ट्रीय शिष्टाचार का विषय है। प्रभुसत्ता के सिद्धांत का यथार्थ अपवाद कोई नहीं है, और कोई भी राज्य अपनी संप्रभुता के बल पर किसी को ऐसी छूट प्रदान करने से इनकार कर सकता है। तीसरा लक्षण अदेयता है, यानी प्रभुसत्ता अखंड और असीम होती है, इसलिए ये किसी और को न तो सौंपी जा सकती है न दी जा सकती है। यदि प्रभुसत्ता संपन्न राज्य अपनी प्रभुसत्ता किसी और को हस्तांतरित करना चाहे तो उसका अपना अस्तित्व मिट जाएगा। राज्य के हाथ से संप्रभुता निकल जाने पर वो राज्य नहीं रह जाएगा। यदि एक राज्य अपने क्षेत्र का कोई हिस्सा किसी राज्य को अर्पित कर देता है तो वो उस हिस्से पर उसकी अपनी प्रभुसत्ता समाप्त हो जाती है और दूसरे राज्य की प्रभुसत्ता स्थापित हो जाएगी। और यदि कोई प्रभुसत्ताधारी सिंहासन या सत्ता का त्याग करता है तो ऐसी हालत में सरकार बदल जाती है, प्रभुसत्ता का स्थान नहीं बदलता है। गार्नर का कहना है कि प्रभुसत्ता राज्य या व्यक्तित्व, देखिए, प्रभुसत्ता राज्य या व्यक्तित्व और उसकी आत्मा है। जिस प्रकार मनुष्य का व्यक्तित्व अदेय है, ये किसी को नहीं दिया जा सकता, उसी तरह वो किसी दूसरे को नहीं दे सकता। राज्य की संप्रभुता किसी अन्य को नहीं दी जा सकती है। रूसो ने कहा है कि प्रभुसत्ता में सामान्य इच्छा का वास होता है, जिसके कारण उसका विच्छेद या अलगाव नहीं किया जा सकता है। शक्ति तो हस्तांतरित की जा सकती है, लेकिन इच्छा का स्थानांतरण नहीं किया जा सकता है, ये रूसो का कहना है। इसी तरह लीवर एक विचारक हैं, इनका कहना है कि जिस प्रकार आत्महत्या के बिना मनुष्य अपने जीवन या वृक्ष अपने फलने फूलने के गुण को पृथक नहीं कर सकता, उसी प्रकार प्रभुसत्ता को भी राज्य से पृथक नहीं किया जा सकता है। चौथा लक्षण है प्रभुसत्ता का अस्थायित्व, यानी ये परमानेंट होती है। जैसे राज्य अस्थायी होता है वैसे ही प्रभुसत्ता भी अस्थायी होती है। जब तक राज्य का अस्तित्व रहता है तब तक प्रभुसत्ता भी बनी रहती है।
दोनों को अलग नहीं किया जा सकता। सम्राट या राष्ट्रपति की मृत्यु या पद त्याग से प्रभुसत्ता का अंत नहीं होता, बल्कि वह तत्काल दूसरे सम्राट या राष्ट्रपति में निहित हो जाती है। सरकार बदल जाने पर राज्य का अस्तित्व बना रहता है, वैसे ही प्रभुसत्ता का भी अस्तित्व बना रहता है। डॉक्टर गार्नर का कहना है कि प्रभुसत्ता मृत्यु अथवा विशेष वाहक के अस्थायी रूप में अधिकार वंचित अथवा राज्य के पुनर्निर्माण के साथ समाप्त नहीं होती, बल्कि तुरंत नए वाहक के हाथ में उसी प्रकार बदल जाती है जैसे भौतिक शरीर के बाहरी परिवर्तन के समय आकर्षण का केंद्र एक अंग से दूसरे अंग में बदल जाता है। संप्रभुता अविभाज्य होती है, चूंकि पूर्ण और ये सर्वव्यापक होने पर इसलिए इसके टुकड़े नहीं किए जा सकते, इसे अलग नहीं किया जा सकता। यदि प्रभुसत्ता के टुकड़े कर दिए जाएं तो राज्य के भी टुकड़े हो जाएंगे। अन्य समूह या संस्थाएं अपने सदस्यों के संदर्भ में जिस सत्ता का प्रयोग करती हैं वह उन्हें राज्य की प्रभुसत्ता से काटकर नहीं दी जाती, बल्कि वो राज्य की प्रभुसत्ता की देन होती है। राज्य की प्रभुसत्ता के सामने अन्य सब व्यक्तियों और संस्थाओं की सत्ता गौड़ या द्वितीयक होती है, और संघीय व्यवस्था के अंतर्गत भी प्रभुसत्ता संघ और इकाइयों में बंटती नहीं, बल्कि निर्दिष्ट विषयों के संदर्भ में उनके अधिकार क्षेत्र बटे होते हैं। अधिकार क्षेत्रों का ये वितरण या उनमें कोई संशोधन प्रभुसत्ता के प्रयोग से ही संभव होता है, उससे अलग रहकर नहीं। एक विचारक हैं कैलहन कहते हैं कि सर्वोच्च सत्ता एक पूर्ण वस्तु है, इसको विभक्त या विभाजित करना, इसको नष्ट करना है। ये राज्य की सर्वोच्च शक्ति है। जिस प्रकार हम अर्धवर्ग अथवा अर्ध त्रिभुज की कल्पना नहीं कर सकते, उसी प्रकार अर्ध सर्वोच्च सत्ता की भी कल्पना नहीं कर सकते। गेटेल ने भी कहा है कि अगर संप्रभुता पूर्ण नहीं होती तो किसी भी राज्य का अस्तित्व नहीं रह सकता। अगर प्रभुसत्ता विभाजित है तो इसका अर्थ एक से अधिक राज्यों का अस्तित्व है। अनन्यता, तो प्रभुसत्ता अनन्य होती है। इसका अर्थ है कि राज्य में दो प्रभुसत्ताधारी नहीं हो सकते, क्योंकि यदि एक राज्य में दो प्रभुसत्ताधारी मान लिए जाएं तो उससे राज्यों की एकता नष्ट हो जाती है। एक प्रभुत्व संपन्न राज्य के अंदर दूसरा प्रभुत्व संपन्न राज्य नहीं रह सकता है। ये आप क्लियर हो जाइए। अब आइए देखते हैं प्रभुसत्ता के विभिन्न रूप कौन कौन से हैं। हमने प्रभुसत्ता का अर्थ जान लिया, इसकी परिभाषाएं पढ़ ली, प्रभुसत्ता के लक्षण या विशेषताएं कौन सी हैं इसको जान लिया। अब आइए देखते हैं प्रभुसत्ता के प्रमुख रूप कौन से हैं। तो पहला जो है नाम मात्र की प्रभुसत्ता और वास्तविक संप्रभुता। पहले बहुत से देशों में राजा या सम्राट निरंकुश होते थे, उनके हाथ में वास्तविक शक्तियां होती थीं, संसद कठपुतली होती थी। उस समय वे वास्तविक संप्रभुता का प्रयोग करते थे, यानी राजा लोग, इसलिए उन्हें उस समय वास्तविक संप्रभुताधारी कहा जाता था। जैसे इंग्लैंड में 15वीं शताब्दी से पूर्व, रूस में 18वीं और 19वीं शताब्दी और फ्रांस में 1789 ईस्वी से पूर्व सम्राट सर्वोच्च होता था। इंग्लैंड में गौरवपूर्ण क्रांति 1688 के पश्चात ये स्थिति बदली। अब वहाँ सम्राट की नाम मात्र की शक्तियाँ रह गईं। व्यवहार में उसे अपने मंत्रियों को चेतावनी देने, सूचना प्राप्त करने, सलाह देने और प्रोत्साहन देने का अधिकार है। इन साधारण शक्तियों के अतिरिक्त ब्रिटिश सम्राट की सारी शक्तियों का प्रयोग मंत्री ही करते हैं। इसलिए ये कहना पड़ेगा कि ब्रिटिश सम्राट या महारानी के पास नाम मात्र की संप्रभुता होती है। अंग्रेजी प्रभुसत्ता की इस बदली हुई स्थिति के बारे में लावेल एक विचारक हैं। इन्होंने लिखा है कि संविधान के प्रारंभिक सिद्धांत के अनुसार सम्राट के परामर्शदाता मंत्रीगण होते थे। उनका कार्य था मंत्रणा देना, सम्राट का कार्य था निर्णय। लेकिन अब स्थिति बदल गई है। अब सम्राट मंत्रणा यानी सलाह देता है और निर्णय मंत्री करते हैं। नाम मात्र की और वास्तविक संप्रभुता आपने समझ लिया। दूसरी संप्रभुता है या संप्रभुता का दूसरा प्रकार है वैधानिक संप्रभुता यानी लीगल सॉवरेनिटी। किसी भी देश में वहाँ की सर्वोच्च कानून बनाने वाली शक्ति को कानूनी राजसत्ताधारी कहते हैं। उसको उस देश में संविधान बनाने, संशोधन करने और रद्द करने का पूर्ण अधिकार होता है। इंग्लैंड में सम्राट सहित संसद यानी किंग इन पार्लियामेंट वहाँ की प्रभुसत्ताधारी है। इंग्लैंड में संसद को साधारण और संवैधानिक दोनों प्रकार के कानूनों में संशोधन करने का एक ही विधि से पूर्ण अधिकार होता है।
डायसी का कहना है कि ब्रिटिश संसद में संवैधानिक दृष्टि से इतनी शक्तिशाली है कि वो शिशु को प्रौढ़ करार दे सकती है, मृत्यु के बाद किसी भी व्यक्ति को राजद्रोही सिद्ध कर सकती है, वो गैर कानूनी संतान को कानूनी करार दे सकती है और यदि वह उचित समझे तो किसी व्यक्ति को अपने मामले में न्यायाधीश बना सकती है। ये ब्रिटिश संसद की सत्ता है। फिर भी कानूनी दृष्टि से ब्रिटिश संसद को वे सभी शक्तियां प्राप्त हैं, लेकिन वो व्यवहार में ऐसा नहीं कर सकती क्योंकि इसे बहुत से रीति रिवाज, कानून, नियम तथा सिद्धांतों को ध्यान में रखना पड़ता है। संप्रभुता का तीसरा प्रकार राजनीतिक संप्रभुता यानी पॉलिटिकल सॉवरेनिटी है। डायसी का कहना है कि कानूनी संप्रभुता के अतिरिक्त जिसे वकील मान्यता देते हैं, एक और प्रभुसत्ता होती है जिसके सामने वैधानिक संप्रभुताधारी को भी झुकना पड़ता है। तो ये राजनीतिक संप्रभुता है। डायसी का कहना है कि कानूनी प्रभुसत्ता के अतिरिक्त जिसे वकील मान्यता देते हैं, एक और प्रभुसत्ता होती है जिसके सामने वैधानिक प्रभुसत्ताधारी को भी झुकना पड़ता है। इस प्रभुसत्ताधारी को राजनीतिक या पॉलिटिकल सॉवरेन कहा जाता है। प्रत्येक राज्य में वैधानिक प्रभुसत्ताधारी को राजनीतिक प्रभुसत्ता की बहुत सी बातें माननी पड़ती हैं। गिलक्राइस्ट के अनुसार राजनीतिक प्रभुसत्ताधारी जो होता है, राजनीतिक प्रभुसत्ताधारी का अर्थ है राज्य में कानून के पीछे रहने वाला सामूहिक प्रभाव, ये गिलक्राइस्ट कहते हैं। आधुनिक प्रतिनिध्यात्मक सरकार या रिप्रेजेंटेटिव गवर्नमेंट में हम उसे मोटे तौर पर लोगों की इच्छा कह सकते हैं। इसलिए राजनीतिक प्रभुसत्ताधारी से हमारा आशय मतदाता और राज्य में उन सब अन्य प्रभावों से है जो लोकमत यानी पब्लिक ओपिनियन को बनाते हैं। लोकतंत्र में मतदान, समाचार पत्र, सभा, विरोध प्रदर्शन, प्रतिनिधिमंडल, हड़ताल, क्लब, सोसाइटी, दबाव समूह आदि उपायों के द्वारा कानून बनाने वाली सत्ता पर प्रभाव डाला जाता है, उसे नियंत्रित किया जाता है। इसलिए मतदाता और लोकमत की शक्ति को ही राजनीतिक प्रभुसत्ताधारी कहा जाता है। प्रभुसत्ता का चौथा प्रकार लौकिक प्रभुसत्ता या पॉपुलर सॉवरेनिटी है। आप जानते हैं कि पॉपुलर सॉवरेनिटी, इसके साथ रूसो का नाम जुड़ा हुआ है। पॉपुलर सॉवरेनिटी का अर्थ है कि जनता की शक्ति सबसे बड़ी है। इस सिद्धांत को प्राचीन काल में कई लेखकों ने राजाओं की निरंकुशता का खंडन करने के लिए अपनाया था, इसलिए ये सिद्धांत अमेरिका के संविधान में भी अपनाया गया। गार्नर कहते हैं कि लौकिक प्रभुसत्ता का अभिप्राय केवल यही है कि जिन राज्यों में वयस्क यानी बालिग को वोट देने का अधिकार है, उनमें मतदाताओं को अपनी इच्छा प्रकट करने और उस पर अमल करवाने की सत्ता प्राप्त है। पांचवां है प्रकार विधिक और वस्तुतः प्रभुसत्ता यानी डी ज्यूरे और डी फैक्टो सॉवरेनिटी। कई बार कानूनी और रियल सॉवरेनिटी में अंतर किया जाता है। विधिक प्रभुसत्ताधारी यानी डी ज्यूरे सॉवरेन वह होता है जो वैधानिक दृष्टि से राज्य के सर्वोच्च आदेश जारी कर सकता है। कानून के अनुसार उसे शासन करने का अधिकार है और वो अपनी आज्ञा का पालन करवा सकता है। कई बार जब किसी देश पर कोई आक्रमण हो जाता है अथवा उसमें क्रांति हो जाती है तो विधितः प्रभुसत्ताधारी अपनी आज्ञा का पालन करवाने में असमर्थ रहता है और कोई नया आक्रमणकारी या क्रांतिकारी नेता, चाहे वह कोई बड़ा जनरल हो, तानाशाह हो, सम्राट हो अथवा जननायक हो, प्रभुसत्ताधारी बन जाता है। जैसे 1949 से पहले चीन में मार्शल च्यांग काई शेक की कोमिंतांग पार्टी की हुकूमत थी, वही वहाँ की विधितः प्रभुसत्ताधारी थी। लेकिन 1949 में वहाँ साम्यवादी क्रांति हुई। उसके बाद वहाँ साम्यवादी दल यानी कम्युनिस्ट पार्टी की हुकूमत बनी। साम्यवादी दल वहाँ का वस्तुतः प्रभुसत्ताधारी बन गया और मार्शल च्यांग काई शेक फार्मोसा भाग गया। बाद में भारत, फ्रांस, ग्रेट ब्रिटेन, इंडोनेशिया, सोवियत संघ इत्यादि ने चीन की साम्यवादी सरकार को मान्यता दी। इसलिए उनकी दृष्टि में चीन की साम्यवादी सरकार विधितः यानी कानूनी तौर पर और वस्तुतः यानी वास्तविक रूप में दोनों प्रकार से प्रभुसत्ताधारी है। संयुक्त राज्य अमेरिका और कई अन्य देशों ने उसको मान्यता दी है। इसलिए अब चीन की साम्यवादी सरकार प्रभुसत्ताधारी यानी डी फैक्टो, वस्तुतः प्रभुसत्ताधारी यानी डी फैक्टो है और विधितः संप्रभुताधारी यानी डी ज्यूरे बन गई है। सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद मिस्र में क्रांति से पूर्व सम्राट फारूक की हुकूमत थी, इसलिए वही सरकार सब देशों के अनुसार वहाँ की वस्तुतः प्रभुसत्ताधारी और विधितः प्रभुसत्ताधारी थी। लेकिन जनरल नजीब के नेतृत्व में वहाँ पर जो क्रांति हुई थी उसमें जनरल नजीब को क्रांतिकारी परिषद ने हटा दिया और नासिर ने अपनी सत्ता स्थापित कर ली। लगभग सभी विदेशी सरकारों ने नासिर की सरकार को अपनी मान्यता दी, इसलिए ये सरकार वस्तुतः और विधितः संप्रभुताधारी बन गई।
जिन देशों में सैनिक क्रांतियां होती हैं वहां पर यथार्थ अथवा वस्तुतः प्रभुसत्ताधारी सारी शक्ति को हथिया लेता है, उसकी सरकार वस्तुतः प्रभुसत्ताधारी बन जाती है। लेकिन लेनिन ने 1917 में क्रांति के बाद अपनी सरकार स्थापित की। पाकिस्तान में 1958 में मार्शल अयूब खान ने सैनिक क्रांति के आधार पर शक्ति प्राप्त की। वो लगभग 10 वर्षों तक वास्तविक शासक बना रहा। बाद में 1968 में याहिया खान ने उससे सत्ता छीन ली। 1971 के भारत पाक युद्ध में पाकिस्तान की पराजय के बाद याहिया खां का पतन हुआ। उसने विवश होकर सत्ता जुल्फिकार अली भुट्टो को सौंप दी। उसे सैनिक सहायता से पद से हटाकर जियाउल हक ने सत्ता 5 जुलाई 1977 को संभाली। इसी प्रकार ईरान के अंतिम सम्राट राज शाह पहलवी को पद से हटाकर खुमैनी ने फरवरी 1979 में सत्ता संभाली। अफगानिस्तान में नूर मोहम्मद तराकी को पद से हटाकर कमाल बर्बक ने दिसंबर 1979 में सत्ता संभाली। सैनिक क्रांति के कुछ समय बाद जब विदेशों की सरकारें ये अनुभव करने लगती हैं कि क्रांतिकारी नेता का अपने देश पर वास्तविक नियंत्रण स्थापित हो गया है, तो वो इसकी सरकार को मान्यता प्रदान करती हैं। पाकिस्तान, अफगानिस्तान और ईरान की नई सरकारों के विषय में ऐसा ही हुआ है। उस समय यथार्थ या वस्तुतः सरकार कानूनी सरकार भी बन जाती है। तो दोस्तों, ये था संप्रभुता से संबंधित वीडियो जो आपके आगामी परीक्षाओं के लिए बहुत ही उपयोगी है। आप इसको अच्छे से तैयार कर लीजिएगा। ये वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और इस चैनल मार्गदर्शन फॉर सिविल सर्विसेज को सब्सक्राइब करें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।